सबसे पहले मैं इस विभाग को नमन करती हूँ जिसने मुझे तराशा है। कोचिंग विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। जो कुछ भी हूँ आज उसी की बदौलत हूँ। और उसके उपरांत मैं साधुवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के कविता से बदकही के संयोजक और विभाग की विभागाध्यक्षा को, जिन्होंने मिल करके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का ही मैं कहूँगी संयोजन किया और उसे सफल ढंग से आज शायद अंतिम चरण तक पहुंचाया है। और इसका गर्व, क्योंकि मैं स्वयं उस विभाग की पूर्व छात्रा हूँ, इसलिए इसका गर्व मेरे हिस्से में भी आता है, उसे मैं महसूस कर रही हूँ। ये अवसर जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से शुक्रगुजार होती हूँ। कविता से बदकही शीर्षक इस कार्यक्रम में आरंभ से ही हम एक एक कवियों के बारे में सुनते आ रहे हैं, उनकी कविताएं के बारे में, उनके विषय के बारे में, उनके कविताओं के शिल्प और कथ्य पक्ष के बारे में, उनकी भाषिक संरचना के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं जानती हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां हुई हैं। और बहुत ही पहुंचे हुए विद्वानों ने इस कार्यक्रम में अपने भाषण भी प्रस्तुत किए हैं। इस श्रृंखला में मैं अपनी तरफ से अपना एक लघु प्रयास इसमें जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और जिस कवि पर बोलने का आग्रह प्रभाकरण जी ने मुझसे किया है वह है अनामिका। इस श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में अनामिका की कविताओं को जोड़ते हुए अनामिका की कविताओं पर अपनी ओर से कुछ कहते हुए हर्ष को महसूस कर रही हूँ और मैं अनामिका की तरफ आ रही हूँ। एक लंबी यात्रा, यानी एक लंबी यात्रा तय करने के बाद ही कविता के यथार्थ की भूमि पर स्त्री का अपना एक स्पेस बनता है। इस बात में संदेह नहीं है कि कविता जब एक लंबी यात्रा तय कर लेती है उसके बाद ही इस भूमि पर स्त्री का अपना एक स्पेस बनता है। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि लगभग 3 साढ़े 3 दशक से पूर्व तक स्त्री जीवन की तमाम स्थितियों को अपने में समेट लेने की सहमति और इच्छा के रहते हुए भी कविता स्त्री जीवन के बाह्य थल यानी आउटर स्पेस तक आकर के ठहर जाती थी। वह स्त्री के भीतर के स्पेस को संभवतः अपने परिधि के बाहर ही रखती थी। यानी स्त्री के जीवन का जो अंदर का स्पेस है, भीतर का स्पेस है, वह लगभग 3 दशक पूर्व तक हम कह सकते हैं वह कविता परिधि से बाहर ही था। कम से कम हिंदी कविता में वह उस परिधि से बाहर ही था। और हम देखते हैं यहाँ ऐसी बात नहीं थी कि स्त्री कविता की परिधि से बाहर थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्री कविता की परिधि से बाहर थी, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि स्त्री का जो अंतःकरण है, स्त्री का अंतःकरण और अंतःकरण से जुड़े हुए जो विषय थे, वे विषय वास्तव में कविता की परिधि से बाहर ही रहे थे। अर्थात स्त्री को देखा तो गया लेकिन पुरुष की आंखों से। स्त्री देखी गई लेकिन पुरुष की आंखों से। स्त्री पर लिखा तो गया लेकिन पुरुष की भाषा में। यह बात हमें लगभग 3 दशक पूर्व तक हमें इसी प्रकार दिखाई देती है। हिंदी काव्य जगत में इसी दौर में अनामिका का प्रवेश होता, यानी 8वें दशक में। उनका पहला संग्रह 1990 में निकलता है। 1990 में वो प्रकाशित होकर के आता है। और हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पर अनामिका की कविता, भाषा के स्तर पर अगर देखा जाए तो अनामिका की कविता लेख से हटकर चलने का अभूतपूर्व साहस साथ में लेकर आती है। भाषा से पारंपरिक अर्थों को विस्थापित करते हुए
कविता की भाषा से पारंपरिक अर्थों को विस्थापित करते हुए अनामिका की कविता उन्हें नए अर्थ प्रदान करती है। और वे वस्तुएं, वे क्रियाएं, स्त्री के अंतर जगत के वे तंतुएं, स्त्री के अंतर जगत के तमाम तमाम रेशे जो हैं वे अनाम सी जो रह गई थी, वो अनाम रहने वाले वे रेशे, वे तंतुएं, वे क्रियाएं, वे प्रक्रियाएं वास्तव में नया अर्थ ग्रहण करती हैं, एक अर्थ ग्रहण करती हैं। उनका शायद वह अर्थ जो यथार्थ, जो वास्तव में होना चाहिए था, वह संभव था, उससे विस्थापित था या उससे दूर था, वह उसमें पारंपरिक अर्थों को विस्थापित करते हुए अनामिका की कविता में वे अनाम चीजें एक नया अर्थ ग्रहण करती हैं और इस अर्थ को ग्रहण करती हुए आगे बढ़ती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पर अनामिका उस सत्ता से टकराने का, यानी उस सत्ता जो स्त्री का शोषण करती है या स्त्री को परे रखती है, स्त्री को अनाम रखती है, उस सत्ता से टकराने का एक नया युद्ध तंत्र रचती हैं। इस भाषा के जरिए वे एक नया युद्ध तंत्र रचती हैं, जिसने वो ये युद्ध तंत्र उसके खिलाफ है जिसने स्त्री को सदा अनाम रखने की कोशिश या साजिश लगातार की। और यहीं पर हम देखते हैं कि एक अनामिका के लेखन में, एक अनामिका के लेखन में अनेक अनामिकाएं यहाँ सार्थकता ग्रहण करती हैं और साथ ही प्रकाश में आते हैं। यह बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। भाषा में शब्दों, मुहावरों, वाक्यों के अर्थों पर भी पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व हावी ही रहा है। इस वर्चस्व को नकारते हुए, इस वर्चस्व को नकारते हुए इसी भाषा में, इसी भाषा के संसार में अनामिका प्रवेश करती हैं। इसके वर्चस्व को नकारते हुए इस भाषा के संसार में अनामिका प्रवेश करती हैं। वे घूमती हैं, शब्दों, वाक्यों, मुहावरों से खुल करके वे मिलती हैं। इस भाषा में वे घूमती हैं, इन भाषा में घूमते हुए इसके शब्दों से, इसके मुहावरों से खुल करके अनामिका मिलती हैं, परंतु उनमें मौजूद परंपरागत अर्थ अथवा रूढ़िगत अर्थों को वे नकार भी देती हैं, नकारती हैं वे। और यहाँ हम देखते हैं कि जो तमाम शब्द यहाँ मौजूद हैं, तमाम अभिव्यक्तियां यहाँ मौजूद थीं, उन अभिव्यक्तियों में जो अर्थ कूट करके भरे हुए थे, उन शब्दों को, उन मुहावरों को, उन भाषा की तमाम इकाइयों को अनामिका फटकती हैं, अनामिका फटकती हैं, चुनती हैं, बिनती हैं और उनमें से उन्हें चुन चुन करके उनके थोते अर्थों को उड़ा देती हैं और उनमें नए अर्थों का प्रवेश कराती हैं। और यहाँ इस प्रकार, इस प्रक्रिया से होते हुए हम देखते हैं कि वे ऐसा अर्थ इन शब्दों में, इस भाषा में भरती हैं कि समाज को ऊर्ध्वमुखी चिंतन की दिशा में यह ले जाता है, यह ऊर्ध्वमुखी चिंतन की ओर अग्रसर करता है। ऐसा चिंतन जो स्त्री के आंतरिक स्पेस को कभी अनदेखा नहीं करता है। ध्यान देने की बात है कि शब्दों के अर्थों के संबंध में धारणाएं जो होती हैं, जो शब्द होते हैं हमारे समाज में, जो हमारे समाज में गढ़ी हुई भाषा होती है, इनके बारे में, इनके अर्थों के बारे में जो धारणाएं बनती हैं, ये धारणाएं इतनी कॉन्क्रीट होती हैं, इतनी कॉन्क्रीट धारणाएं यहाँ पर बना करके छोड़ी जाती हैं कि इनको तोड़ना तो अलग बात है, इन पर एक दरार पैदा करना, इन अर्थों में एक दरार पैदा करना भी कठिन कार्य ही होता है, आसान नहीं होता है। अर्थात कविता के समाजशास्त्र के साथ साथ, कविता के समाजशास्त्र और पाठक के मनोशास्त्र या मनोविज्ञान के साथ, मनोविज्ञान में एक साथ यहाँ कवि को हस्तक्षेप करना होता है और यह कार्य अनामिका अपनी कविता के माध्यम से करती हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा, अब यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि यहाँ स्त्री
को देखना, स्त्री को देखना और स्त्री की दृष्टि से संसार को देखना, स्त्री को देखना और स्त्री की दृष्टि से संसार को देखना दो अलग प्रक्रियाएं हैं, दो अलग प्रक्रियाओं के रूप में ये सामने आती हैं। कुछ कविताओं के माध्यम से इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और जो पहली कविता इसमें जो जिस पर संभवतः अधिक ध्यान नहीं गया है, वह केरल के, उस कविता का शीर्षक है केरल की लोक धुन पर आधारित, यही उसका शीर्षक है, केरल की लोक धुन पर आधारित। इस कविता, इसके पूर्ववाक में, इस कविता के पूर्ववाक में कवयित्री ने लिखा है कि बलात् चित्कार झेलकर पचा पचा कर सीधी खड़ी होने वाली नन्ही मनुष्यों के नाम, यानी बलात्कार को झेलने के बाद सीधी खड़ी होने वाली नन्ही मनुष्यों के नाम। तो यहाँ किस प्रकार से, यानी स्त्री को देखने का और स्त्री की दृष्टि से देखने का जो अंतर है वह किस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है। देखिए, बलात्कार की दैहिक मानसिक पीड़ा से उबरना स्त्री के लिए जितना मुश्किल होता है, उससे कई गुना वह पीड़ा होती है, या वह उस पीड़ा से बाहर निकल आना मुश्किल होता है जिसमें वह उसी पुरुष वर्चस्ववादी समाज से बहिष्कृत हो जाती है जिसने उसके साथ यह प्रक्रिया की थी, यह क्रिया की थी। वह पुरुष सत्तात्मक समाज की दृष्टि है, यह पुरुष सत्तात्मक समाज की दृष्टि है जिससे बलात्कृत जो लड़की है, बलात्कृत लड़की को देखती है उसकी अपनी माँ, यानी बलात्कृत होती हुई स्त्रियां, लड़कियां, नन्हियां जब समाज में आती हैं तो उन्होंने जो कुछ झेला है उससे कहीं अधिक दुखदायक या कहीं अधिक सहने में कठिन होता है उनके प्रति समाज का रवैया। किस समाज का रवैया? उस पुरुष सत्तात्मक समाज का रवैया। वह पुरुष सत्तात्मक समाज की सोच जो कि समाज में रहने वाली अन्य स्त्रियों पर भी हावी है, स्वयं उसकी मां पर भी हावी है। बलात्कृत लड़की की अम्मा रोती है तो उसका रोना पुरुष सत्तात्मक समाज की दृष्टि है। अम्मा अगर रोती है, बलात्कृत लड़की पर रोती है, तो उस रोने का लगभग 80% हिस्सा उस पुरुष सत्तात्मक समाज में जीने या उस पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा प्रदान की हुई दृष्टि या चिंतन के कारण है यह रोना। और जिसे वह एक बलात्कृत लड़की को देखा जाता है वह एक पुरुष दृष्टि ही है, चाहे वह मां ही क्यों ना हो। यह रोना उसे शिकार की तरह देखता है। अम्मा का यह रोना समाज में तथाकथित शुभ चिंतकों का यह रोना वास्तव में उसे एक शिकार की तरह देखता है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो उसे पस्त करती है, लड़की को पस्त करती है। वह अब कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, इस तरह उसे पस्त कर देती है। परंतु कविता में जो लड़की है, कविता की जो लड़की जो अनामिका द्वारा सृजित है, वह लड़की उसके बदले में उठ खड़ी होती है। वह बदली हुई एक सोच, जिसमें बदली हुई वह सोच पुरुष सत्तात्मक दृष्टि से हट करके स्त्री की अपनी दृष्टि का परिणाम है। यह बात नहीं है कि बलात्कृत होने वाली स्त्री इसके दुख को या इसके शारीरिक मानसिक पीड़ा को नहीं झेलती है, लेकिन यह झेलना इतना नहीं कि वह कभी भी उठकर खड़ी ना हो सके। तो वह इससे विपरीत एक सोच को सामने रखती है। यह सोच यहाँ स्त्री की दृष्टि की ओर संकेत करती है, तो पुरुष सत्ता की उस सोच को चैलेंज करती है जो कि स्त्री को देह या योनि के रूप में मान करके चलती है। यहाँ जो दृष्टि है, जिस दृष्टि के साथ कविता की लड़की सवाल करती है, वह वास्तव सवाल करती है या अपनी बात को रखती है, वह उसकी अपनी दृष्टि है। स्त्री यानी यहाँ हम देखते हैं कि अपनी सहज स्वाभाविक सरल प्राकृतिक दृष्टि में जीवन के दृश्यों को देखना चाहती है, परंतु उस स्त्री को देखने का यह पल अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। इस पर पुरुष सत्तात्मक दृष्टि इतनी हावी हो जाती है कि वह एक ऐसा चश्मा या एक कॉन्टैक्ट लेंस
लगा देती है, जो कि धीरे से इतने धीरे से, इतनी 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 चालाकी से उसे लगाया जाता है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ वह स्त्री की आंखों में साबित हो जाता है। यह एक पुरुष सत्तात्मक समाज की स्ट्रैटेजी है, जो कि उस अपनी दृष्टि को एक चश्मे के रूप में या एक कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में स्त्री की अपनी आंखों पर लगा दिया जाता है, और तदुपरांत स्त्री उन्हीं आंखों से, उन्हीं उसी कॉन्टैक्ट लेंस या उसी चश्मे के फोकस से अपने आप तक को, अपनी बेटी तक को, या अपने अपने उन तमाम साथियों को जो कि बहनापे के साथ साथ आती हैं, उनको देख सकती है। यह बात हमें यहाँ दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री के जो अनुभव हैं, ये स्त्री के अनुभव हम देखते हैं कि यहाँ कविता में उभर करके सामने आते हैं। तो यहाँ जो लड़की है, वह लड़की अम्मा से कहती है, अम्मा मत रो, अम्मा मत रो, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? थोड़ा सा, मैं, तुमने मुझे बाजरा कूट कर खिलाया था और मैं जी जान से जब तक हो सके उससे लड़ी थी, फिर थोड़ा सा खून ही तो बहा है ना, वह बन जाएगा, वह बन जाएगा। बाम्बी के फूलों में वह खून का लाल रंग गिरा है, वह बाद में बन जाएगा। और मैं अपने, लड़की कहती है, मैं खुद अपने लिए बाजरा कूट लूंगी, मैं खुद अपने लिए रोटियां तैयार कर लूंगी, और इस इसलिए मत रो अम्मा, ये खून जो बहा है उसे मैं पुनः बना लूंगी। तो ये एक इस प्रकार का चैलेंज है जो कि स्त्री करती है। अनायास ही यह हमें मलयालम की सितारा की कहानी अग्नि की याद दिलाता है, जिसमें अग्नि शीर्षक इस कहानी में, इस कहानी की केंद्र पात्र प्रिया जो है, वह बलात्कार का शिकार होती है और घर आती है और नहाती खूब, अपने गुसलखाने में प्रवेश करके वह नहाती है और बाहर आकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती है। और तदुपरांत दूसरे दिन वह उस बलात्कारी पुरुष से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी स्त्री को संतुष्ट कर पाओगे। इस प्रकार के उत्तर देने वाली, पुरुष सत्तात्मक समाज की इस सोच को चैलेंज करने वाली यह स्त्री बहुत ही शांत ढंग से यहाँ हम देखते हैं अनामिका की कविताओं में प्रस्तुत होती है। और इस प्रकार से बलात्कार के ही नहीं, गर्भ के, प्रसूति के तमाम अनुभव हम देखते हैं यहाँ अनामिका की कविता में उभर करके आते हैं, जो कि स्त्री के अपने अनुभव हैं। प्रथम स्राव के अनुभव को अनामिका अभिव्यक्त करती हुई, प्रथम स्राव जब एक लड़की को पहली माहवारी होती है, वह उसका अपना अनुभव है, इसे एक अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो उसको यहाँ प्रस्तुत करती हुई प्रथम स्राव कविता में कवयित्री कहती हैं, उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किसी परी माँ ने काट दिए कत्थई गुलाब। उसके पेट में अनहद सी बज रही है लड़की, कांपते हुए लगातार झंकृत है, उसके जंघाओं में एक तारे चक्रों सी नाच रही है वह। यह अनुभव एक स्त्री का अनुभव है, एक लड़की का अनुभव है, और इसलिए प्रथम श्राव का यह अनुभव अनामिका की कविता में उतर करके आता है। इसी प्रकार ऐसे तमाम अनुभव जो कि अनुभव के रूप में कहीं दर्ज ही नहीं हुए हैं, जो कि अनाम रह गए हैं, जिन्हें जीवन में, जिन्हें एक अनुभव के रूप में या एक क्रिया के रूप में कभी स्वीकारा ही नहीं गया है या साहित्य में कहीं रेखांकित ही नहीं किया गया है, वे अनुभव जो है वे अनामिका की कविताओं में शब्दबद्ध होते हैं, अर्थ पाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो स्थिति है, यहाँ एक पितृ सत्तात्मक भाषा से इतर एक स्त्री भाषा की सृष्टि करती है और एक स्त्री की सोच की सृष्टि करती है। इसी प्रकार मनुष्य की या स्त्री की क्रियाओं पर हावी होती हुई पितृसत्तात्मक भाषा या पितृसत्तात्मक सोच का एक उदाहरण है रेखा दी और LIC एजेंट जैसी कविताएं। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा दी और LIC एजेंट की रेखा दी के तमाम सवाल
इसी चश्मे यानी इसी पितृसत्तात्मक समाज द्वारा प्रदत्त चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की ओर इशारा करते हैं। हम देखते हैं कि अविवाहित रेखा दी, अविवाहित है रेखा दी, रेखा के संदर्भ में अनामिका कहती हैं दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा। ये यह प्रयोग भी वस्तुतः बहुत ही सार्थक है। और एक अविवाहित रेखा दी अपने प्रति प्रेम व भीत और अपने प्रति होने वाले उस प्रेम या भीतर उठते हुए प्रेम के भाव को भी देखते हुए स्वयं अपनी दृष्टि पर शक करती है। यानी उसके उसके प्रति किसी का एलआईसी एजेंट है जो रेखा दी के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा है, अविवाहित है, तथा कथित समाज की तथाकथित विवाह की उम्र को वह पार कर चुकी है संभवतः। और उस समय जब वह महसूस करते हैं एलआईसी एजेंट का, उस वह एलआईसी एजेंट जो रेखा दी से प्यार करता है, उस प्यार को वह महसूस करती है और अपने भीतर उमड़ते हुए प्रेम के भाव को भी संभवतः वह महसूस करती है। लेकिन वह उस प्रेमी के अपने प्रति होने वाले प्रेम पर और अपने भीतर उठने वाले उस प्रेम के भाव के प्रतिभाव पर भी रेखा दी को शक होता है। वह अपने ही भीतर के भावों को विश्वास में नहीं ले सकती है, क्योंकि वह पितृसत्तात्मक समाज में है। जिस पितृसत्तात्मक समाज में है तो वह उसे वह समाज की दी हुई वह सोच, वह भाषा वहां रेखा दी के भीतर प्रश्न पैदा करती है। क्या इस उम्र में भी मुझसे हो सकता है किसी को प्रेम सच्चा? क्या इस उम्र में भी हो सकता है किसी को प्रेम सच्चा? तो यहाँ जीवन भर साथ निभाने की पॉलिसियां देने वाला, जीवन भर साथ निभाने वाली पॉलिसियां देने वाला, जीवन बीमा, जीवन स्नेह, जीवन साथी की एलआईसी का जीवन साथी का वह एलआईसी एजेंट जो कि रेखा दी की संवेदना तक संप्रेषित हो सकता है, किंतु उसमें बाधा उत्पन्न होती है। उसका प्रेम रेखा दीदी की संवेदना तक संप्रेषित हो सकता है, लेकिन उसमें उस संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है उस प्रेम में, परस्पर के उस प्रेम में एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, और वह है पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वह संकल्पना जो कि भाषा के माध्यम से, जो कि सोच के माध्यम से आरंभ से ही दी गई थी। आरंभ से ही वह भाषा कम्युनिकेट की गई है, वह भाषा संप्रेषित की गई है, वह सोच संप्रेषित की गई है जिसपे की जो कि पितृसत्तात्मक आईने से हमें नजर आती है। वह सोच वहां प्रेम और प्रेम के बीच के कम्युनिकेशन बैरियर बनती है। इससे लड़ते हुए अपनी संवेदनाएं वह उसकी हर स्त्री इस प्रकार की संवेदनाओं से लड़ती है। इस प्रकार के कम्युनिकेशंस में जो बाधाएं आती हैं या जिसे वह यानी अपने भीतर तक पहुंचने में उसकी जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वह हर स्त्री उससे लड़ती है। और लड़ते हुए अक्सर हम देखते हैं कि उसकी वो संवेदनाएं कुंद हो जाती हैं या फीकी पड़ जाती हैं। उसकी अपनी भाषा यहाँ पर परास्त हो जाती है, उसकी अपनी सोच यहाँ पर परास्त हो जाती है, उसकी अपनी भाषा यहाँ पर परास्त हो जाती है, क्योंकि दूसरी भाषा उस पर हावी हो चुकी है। और यहाँ यह जो रेखा दी है कविता की, वह सोचती है, उसे अपना प्रेम महसूस होता है, लेकिन उसे खटकता है यह सब। क्या खटकता है उसे? थोड़ा ज्यादा ही विनीत। वह एलआईसी एजेंट, उसका प्रेमी किस प्रकार का है? थोड़ा ज्यादा ही विनीत, और जाने किस से भयभीत। थोड़ा ज्यादा ही विनीत है, जाने किस से भयभीत है। लगातार वो दिखता है, इतना विनीत, इतना भयभीत, कैसा लगेगा मनमीत? इतना विनीत, इतना भयभीत, कैसा लगेगा मनमीत?
अगला सवाल है, अम्मा क्या सोचेगी? अम्मा क्या सोचेगी? क्या सोचेंगे भैया? अम्मा क्या सोचेगी? क्या सोचेंगे भैया? ये आज भी हर स्त्री के किसी भी प्रकार की भावनाओं के कम्युनिकेशन का बैरियर है कि अम्मा क्या सोचेगी, क्या सोचेंगे भैया के माध्यम से तमाम पितृसत्तात्मक समाज की सोच जो है वह स्त्री की सोच को कुंद करता है। इस कविता की स्त्री कहती है कि वे सोचेंगे, बेकार ही इसको इतनी कहानियां सुनाई थी, बेकार ही इसको इतनी कहानियां सुनाई थी धीर प्रशांत नायकों की, इसने तो इतना अधीर इतना अशांत प्रेमी चुना। चिंता ये है कि जो जो संकल्पना पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को दी थी, उस सांचे में एक सांचा बनाया है। स्त्री अपने लिए भी चुनाव करती है, अपने आप भी चुनाव करती है, तब भी हम देखते हैं कि वह सत्ता जिसने एक सांचा तैयार करके उसको बचपन से दे दिया है, उस सांचे में बैठा करके ही, उस सांचे में तौल कर ही वह अपना प्रेमी तक चुन सकती है। कविता की इन बातों से कविता की इन पंक्तियों से दो बातें हमें यहाँ पर ध्वनित होती हुई दिखाई देती हैं। एक तो यह है कि ये सारे गुण, ये जो बताए गए हैं, थोड़ा सा भयभीत, थोड़ा सा थोड़ा सा विनीत, ये जो सारे भाव बताए जा रहे हैं, यदि यही भाव किसी स्त्री के संदर्भ में, यदि एक लड़का एक लड़की का चुनाव करता है और यही भाव दिखाए जाते हैं, तब वह उसके लिए 100% सही है। लेकिन जब एक पुरुष की निर्मित पुरुष के संदर्भ में कहा जाता है, तो यही भाव जो है वे नकारात्मक रूप से स्त्री की सोच में आते हैं। स्त्री स्वयं भी उसे इस सोच को नकार नहीं सकती है। परंतु पुरुष में अगर ये भाव आ जाते हैं, तो वह पुरुष योग्य नहीं है। यहाँ यहाँ हम देखते हैं कि स्पष्ट है कि पितृसत्ता उस पुरुष का निर्माण करती है जिसकी कल्पना स्त्री को करनी है। यहाँ एक ऐसा पुरुष निर्मित होता है जिसकी आपको कल्पना करनी है, यानी आप जिसकी कल्पना करेंगे वह पुरुष भी पितृसत्ता द्वारा ही निर्मित होता है। और पुरुष उस स्पेस को यहाँ हम देखते हैं इन कल्पनाओं के माध्यम से, ये जो कहानियां, ये भाषा, यानी हमारे समाज में भाषा जो रचती है, कहानियां जो रचती हैं, बचपन से जो स्त्री को सुनाई जाती है, लड़कियों को, बच्चियों को सुनाई जाती हैं, उन सभी के माध्यम से किस प्रकार के स्पेस की रचना होती है, और वह स्पेस किसका होता है? वह स्पेस पुरुष का होता है, और जिसमें उसका वर्चस्व स्त्री के लिए सहज स्वीकार्य हो जाता है। एक ऐसे संकल्पना वहां पर स्त्री को दी जाती है पुरुष के संदर्भ में कि उसका वर्चस्व, यानी पुरुष का वर्चस्व अनंतर स्त्री के लिए सहज ही स्वीकार्य हो जाता है। यहाँ स्त्री के भीतर एक भाषा जिसमें प्रेम संवदित होता है, स्त्री के भीतर एक भाषा है जिसमें प्रेम संवदित होता है, किंतु उस भाषा की परिधि में वह बेगानी हो जाती है। एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रेम संवदित होता है, बिल्कुल ही सहज, स्वाभाविक, नेचुरल एक भाषा है जो स्त्री के भीतर है, जिसमें उसका प्रेम, उसकी कोमल भावनाएं, उसकी अपनी इच्छाएं संप्रेषित होती हैं। उन इच्छाओं के भीतर, अपनी ही भाषा के भीतर, अपनी ही भाषा के गलियारों में स्त्री इस प्रकार रह जाती है कि वह बेगानी है, या एक तरह से हम कहेंगे कि एलिनेटेड है। इस प्रकार से वह रह जाती है, और वह बाहरी है, वह वहां पर बाहरी है। सैकड़ों वर्षों की जो सांस्कृतिक सोच है, यानी सांस्कृतिक तौर पर स्त्री को जो इस प्रकार से अधीन बनाए रखने की एक साजिश है, एक स्ट्रैटेजी है जो कि चल रही है पुरुष भाषा के समक्ष, उसकी अपनी जो भाषा है वह टिक नहीं पाती, और प्रेम के कम्युनिकेशन में वही बैरियर को उत्पन्न करती है। इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि अब आगे हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि अनामिका की कविताएं व्यक्त करती हैं कि पितृसत्ता, इसी के बाद हम रख करके हम देख सकते हैं पतिव्रता शीर्षक एक कविता को। अनामिका की कविताएं इसमें पतिव्रता में देखिए व्यक्त करती हैं कि पितृसत्तात्मक समाज किस प्रकार से पुरुष की निर्मित करता है। पुरुष की निर्मित में एक स्वामी या हम देखते हैं एक आका का जो रूप है, एक मालिक का जो रूप है, वह हम देखते हैं कि उस निर्मित में घर कर लेता है और उसे स्त्री के भीतर इस एक पुरुष की निर्मित करने के उपरांत उसे स्त्री के भीतर इस प्रकार से रौंप दिया जाता है कि वह इस व्यवस्था से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाती। सोचती भी है तो इस सोच का जो स्थायित्व है वह बाहर निकलने के बाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था के इन जकड़नों को, अदृश्य जंजीरों को वह पहचानते भी है, तो उससे बाहर निकल पाने की सोचती भी है, तो उसकी सोच का जो स्थायित्व है वह स्थायित्व भी अधिक देर तक बरकरार नहीं रह पाता है। और हम देखते हैं कि अंततोगत्वा वह सहजता से एक संधि पत्र की ओर बढ़ती है और जहां उसे प्रेम भी कर्तव्य के रूप में लगने लगता है। स्त्री की दुनिया का वह पक्ष अनामिका उकेरती है जिसे अन्य शायद कोई दिख नहीं पाता। हम देखते हैं कि पतिव्रता शीर्षक जो अनामिका की कविता है उसका आरंभ ही, यानी इसे हम जो LIC एजेंट और रेखा दी वाली कविता उसके बरअक्स रखते हुए हम इसको देख सकते हैं। और इस कविता का आरंभ ही देखिए होता है कि जैसे अंग्रेजी राज्य में सूरज नहीं डूबा, उनके घर में भी लगातार दगदग करती थी एक चिल्लाहट, और वह चिल्लाहट किसकी थी? स्वामी की थी, पति की थी। और कविता आगे, लंबी सी कविता है और बहुत सी सामान्य लगने वाली क्रियाओं के साथ कविता आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत कुछ है जो कविता संप्रेषित करती है। स्त्री इसे पहचानती, जब तक हम गुलामी एक अवस्था है, यानी गुलामी की एक ऐसी अवस्था है जिसे कि जब तक व्यक्ति जान नहीं लेता है तब तक वह बेचैन नहीं होता है, और जब वह जानने लगता है तब उसकी बेचैनियां व्यक्ति की बेचैनियां शुरू होती हैं और वह अपनी अस्मिता की तलाश करता है। यहाँ कविता की स्त्री इसे पहचानती है और वह उसे कि अंग्रेजी राज्य का जो उदाहरण, अंग्रेजी राज्य की बात करते हुए कवियत्री इस कविता का आरंभ करती हैं। संभवतः वर्चस्व से वर्चस्व को जोड़ते हुए इसे कवियत्री पाठकों तक संप्रेषित करती हैं। यानी वर्चस्व के जो समीकरण है, अंग्रेजी राज्य के वर्चस्व के जो समीकरण है पुरुष सत्ता के, उन्हें एक साथ जोड़ती हुई एक श्लेष निर्मित करते हुए कविता यहाँ इसको संप्रेषित करती है कि यह जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य में सूरज नहीं डूबता, उसी प्रकार हर सदियों से चली आ रही है यह वर्चस्व की परंपरा जो खत्म नहीं होती। लेकिन आज इस मोड़ पर आकर के स्त्री इसे पहचानने लगी है। संभवतः स्त्री इसके लिए प्रयत्न करती है, बाहर आने की कोशिश करती है, गांधी का अहिंसा मार्ग अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में क्या होता है? उसका स्पैन, उसका स्थायित्व तो कितना रह जाता है। कविता की पंक्तियां देखिए। गांधी जी की जीवनी सत्याग्रह का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, बेवजह टिटने के प्रतिकार में वे लंबे लंबे अनशन रखने लगी। स्त्री लंबे लंबे अनशन रखने लगी। विश्वास था गांधी जी ने जिस प्रकार अनशन किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इसका आगे क्या नतीजा होता है? 4, 5, 7 शाम खट्टी रही वे निराहार। 4, 5 और 7 शाम खट्टी रही वे निराहार। कोई आकर मना ले, कोई आकर मना ले। फिर एक रात गिन गिन नाचता माथा, पकड़े पकड़े जा पहुंचती है चौके तक, और धीरे धीरे खुद काढ़ कर खाती हैं बासी रोटियां, थोड़ा सा लेकर नमक उन आंखों का। तो ये जो अनशन की रीति है वह भी यहाँ
नहीं कामयाब होती है। वो उस अनशन का स्थायित्व तो इतना लंबा कर दिया। हम जानते हैं वो किस प्रकार से हमारे बीच आज भी चलता आ रहा है। अनशन किस प्रकार से अनशन को या हड़तालों को या अनेक प्रकार के प्रतिरोधों को किस प्रकार से शांत किया जाता है, वह वही ट्रिक या वही हथकंडा यहाँ स्त्री के प्रति भी अपनाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि वह स्त्री जो कि पुरुष के अंतिम समय में या पुरुष की उम्र के ढलान के समय में वह इन सब को वो सारी बातें भूल करके पुरुष के साथ प्रेम करती है, पुरुष के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है। और यह प्रेम भी ऐसा है मानो वह उसका कर्तव्य है, स्त्री का फर्ज बनता है जैसे पति से प्रेम करना। वह सोचती है कि पत्नित्व का पद प्रदान कर दिया, यही बहुत बड़ा सम्मान है। यह सोच यहाँ जीवन से आज भी संभवतः बाहर नहीं जा पाई है। और इस प्रकार की इस सोच को यहाँ पर कवयित्री व्यक्त करती हैं। और आगे हम देखते हैं कि एक निरंतर एक संधि पत्र लिखने वाली स्त्रियां यहाँ पर कविता अनामिका की कविताओं में उभर करके सामने आती हैं। स्त्री जीवन के उन संधि पत्रों पर कवयित्री की दृष्टि जाती है। यहाँ उसने ये एक स्त्री जीवन की एक सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति है कि उसे प्रेम और घृणा दोनों को एक साथ जीना पड़ता है। अपने कई साक्षात्कारों में अनामिका ने इस बात को कहा भी है कि प्रेम और घृणा को एक साथ जीने की जो नियति है वह यहाँ स्त्री में देखी जाती है, और इससे मुक्त होने की कामना भी उनकी कविताओं में नजर आती है। संधि पत्र कविता की स्त्री को हम देखते हैं तो हम इस कविता के आरंभ से ही हम देखते हैं किस प्रकार यह कविता आरंभ होती है। हाँ, तुम्हारा पिन कुशन हूं, तुम्हारा पिन कुशन हूं, हर नुकीली बात तुम मेरे हृदय में भोंक कर, हर नुकीली बात तुम मेरे हृदय में भोंक कर फासलों की फाइलें आगे बढ़ाते हो। हर नुकीली बात यानी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था इस बात को जानती है कि स्त्री इस प्रकार से रची जाती है कि वह उसके भीतर वह कोमलता निर्मित की जाती है जिसमें कोई भी नुकीली बात जाकर चुप जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पिन कुशन में पिन जाकर के चुप जाता है। और इसको चुभाते हुए देखिए कितनी सशक्त भाषा में इस बात को कवयित्री अभिव्यक्त करती हैं कि पिन कुशन में जिस प्रकार पिन चुभाया जाता है, पिन निकाल चुभाया जाता है और फाइलें आगे बढ़ा दी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्री से हर बात मनवाने के लिए, हर फाइल आगे बढ़ाने के लिए उस पिन कुशन में पिन की तरह कोई नुकीली बात वहां पर चुभा दी जाती है। और कविता की परिसमाप्ति यहाँ यह कविता छोटी सी कविता है, ये एक पृष्ठ की कविता है। इस कविता की परिसमाप्ति होती है रोजमर्री मौतों के दस्तखत के नाम, रोजमर्री मौतों के दस्तखत के नाम, संबंधों का पूरा त्याग पत्र, संबंधों का पूरा त्याग पत्र, जेबों में भिजा रहता है, कभी तुम्हारी कभी मेरी मुट्ठियों में कैद रहता है। ये त्याग पत्र जो कि स्त्री कई बार देना चाहती है लेकिन वह त्याग पत्र वह दे नहीं पाती है। त्याग पत्र देने और ना देने के बीच में तनी हुई है वह स्त्री, यानी उस स्त्री की जो स्थिति है हमारी हमारी सामाजिक व्यवस्था में, वह त्याग पत्र देने और ना देने के बीच की वही स्थिति है जो कि लगातार प्रेम और घृणा को एक साथ जीते हुए स्त्री महसूस करती है। वो यहाँ बेमुट्ठियों में कैद त्याग पत्र, वो त्याग पत्र जो कि उसने लिखे लेकिन उसकी अपनी मुट्ठियों में ही कैद रह गए, वे ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो अनकही गई प्रतिक्रियाएं हैं, वे अनुभूत सत्य हैं जिन पर यदा कदा चर्चा तो होती है लेकिन वे कभी भी
बहनापे के दायरे से बाहर नहीं आ पाती हैं, व्यावहारिकता के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यहाँ अनायास हमें केजी शंकर पिल्ले जी की वो कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि अन्न की गालियां मेरी जीभ पर ही पड़ी हुई हैं, जीभ के ऊपर ही पड़ी हुई हैं, वे सड़ रही हैं और मेरी जीभ लगातार जीभ में लगातार खुजली सी मच रही है। वे खुजलियां, वे अन्न दिए हुए त्याग पत्र, अन्न समर्पित त्याग पत्र, अन्न की गई प्रतिक्रियाएं, अनकही बातें इसी प्रकार स्त्री व्यक्तित्व को कुंद करती हैं, उसके अनुभव को अनुभव के रूप में परिणत नहीं होने देती हैं। इस प्रकार की अनाम स्त्रियां हमें अनामिका की कविताओं में अपने अर्थों के साथ अवतरित होती हुई नजर आती हैं। अब अनामिका की एक दूसरी विशेषता ये भी है कि वे कई कविताएं उनकी ऐसी हैं जिनमें वे इतिहास पुराण के पात्रों और मिथकों को लेती हैं, लेकिन मिथकों को वे उन मिथकों के रूप में नहीं प्रस्तुत करती हैं जैसा कि वे हैं। वे उन्हें नए अर्थ दे करके, नए संदर्भ दे करके प्रस्तुत करती हैं। शकुंतला उनकी एक ऐसी ही कविता है जिसमें शकुंतला के मिथक को लेकर अनामिका जब उसे आधुनिक जीवन संदर्भों की पृष्ठभूमि में जीने वाली एक लड़की पर इम्पोज करती हैं, शकुंतला को लेते हैं और आधुनिक संदर्भों में जीने वाली एक लड़की पर जब वे इम्पोज करती हुई कविता को प्रस्तुत करती हैं तो स्त्री जीवन को वे स्त्री जीवन के वे बहुत से सत्य, बहुत से यथार्थ उभर करके आते हैं जो कि रोमांटिक और सिर्फ रोमांटिक नहीं है। वे सत्य जिन्हें कि हम सिर्फ रोमांटिक फ्रेम में या सिर्फ रोमांटिक फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। काव्यों की और मिथकों की राजकुमारियों, ऋषि बालाओं की वे छवियां जो पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की छवि रचती रही हैं, जैसे शकुंतला का कोमल भाव, आश्रम और हिरणों की पृष्ठभूमि से निर्मित किया गया वह निर्मल परिवेश, प्रेम प्रेम जिसमें स्त्री धोखा खाती है, प्रेम जिसमें स्त्री धोखा खा सकती है, वह प्रेम और सरलता का वह भाव, और माँ यानी सिंगल मदर के वे कष्ट, और पुनः छल करने वाले, पुनः अपने से छल करने वाले उस पुरुष के समक्ष सपुत्र समर्पण, वह भी ग्लोरिफाइड है। सपुत्र, उस छल करने वाले पुरुष के समक्ष शकुंतला का वह समर्पण भी हमारे समाज में ग्लोरिफाइड रूप में ही प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह छवि कविता में टूटती है। यह जो छवि है, यह इस प्रकार की स्त्री को ग्लोरीफाई करने की जो छवि है वह अनामिका की कविता में टूटती है, उसमें उसे नया अर्थ देती है। कविता में जो शकुंतला है वह किसी परंपरागत काव्य की नायिका नहीं हो सकती है। वह उन बहुत सी स्त्रियों में से एक है, एक शकुंतला नहीं है, एक नायिका नहीं है, वरन उन बहुत सी स्त्रियों में से एक है जो अपना जीवन स्वयं जीती हैं। आज शकुंतला के मिथक से जोड़ करके जब इन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो कविता की भाषा उस सोच पर प्रहार करती है जो कि स्त्री की अबला छवि को निरंतर उकेरती है। स्त्री की जिस अबला छवि को निरंतर उकेरा जाता रहा है, जाने अनजाने बढ़ती हुई बच्चियों में संप्रेषित किया जाता रहा है, उस छवि को यहाँ नकारती हुई, तोड़ती हुई एक नई शकुंतला की छवि कविता उभारती है। वे शकुंतलाएं जिनका कोई नाम नहीं है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार से चलती हैं। हिरन नहीं टॉमी पर रोता है मन भर भर कर, कमरे में छोड़ उसे जब दफ्तर जाती हूँ। टॉमी पर रोता है, हिरन पर नहीं। यहाँ एक छवि टूटती है, एक परंपरागत भाषा टूटती है और हिरन की जगह टॉमी यहाँ अर्थ ग्रहण करता है। मेरे दुष्यंत मुझे बस में चौराहों पर आखेट मुद्रा में जब तब दिखा करते हैं, नजरें बचाती हूँ। दुष्यंत आज भी दिखते हैं चौराहों पर
जानती है यह अनाम लड़की कि उससे बचना जरूरी है। वर्तमान संदर्भ का संकेत मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन का संघर्ष और उनसे जूझते हुए आगे बढ़ जाने की मानसिकता की ताकत को कविता यहाँ रेखांकित करती है। और रेखांकित करते हुए कविता इतिहास के उन पड़ावों को पार करती है जिनसे होकर स्त्री अबला से सबला बनते चले जाने की यात्रा तय कर रही है। आज ये शकुंतलाएं जिनका शकुंतला नाम नहीं है, वह हमारे समक्ष आती है। सारा शास्त्र उलट पुलट हुआ जाता है। पंक्ति देखिए, सारा शास्त्र उलट पुलट हुआ जाता है, दुर्वासा का दफ्तर, वर्तमान संदर्भ है देखिए, दुर्वासा का दफ्तर सिर्फ नजर आता है। वह दुर्वासा का दफ्तर जो आज भूमंडलीकृत समाज के हर तीसरी दुनिया के देश के हर नागरिक का दफ्तर हो सकता है। वह दुर्वासा का दफ्तर लड़की का भी दफ्तर है। दुर्वासा का दफ्तर नजर आता है। कदम कदम पर मेरी कदम कदम पर दुर्वासा का दफ्तर नजर आता है। मेरी अंगूठी क्या खोएगी प्रियमवदा, मेरी अंगूठी क्या खोएगी प्रियमवदा, उसकी तो पॉलिश छड़ी जाती है, उसकी पॉलिश छड़ी जाती, अंगूठी की इस पॉलिश के साथ झड़ जाती हैं, झड़ जाते हैं वे तमाम अर्थ जो शकुंतला की अंगूठी के साथ जुड़े हुए थे, या शकुंतला से जुड़े हुए थे, या उन मिथकों के साथ जुड़े हुए थे। अपना ही चेहरा पहचाना नहीं जाता, अपना ही चेहरा पहचाना नहीं जाता, मछली मछली को और बड़ी मछली खा जाती है। देखिए, स्त्री, वर्तमान परिस्थितियां, टूटते हुए मिथक, बदलते हुए अर्थ, नए अर्थ, ये किस प्रकार कविता में ध्वनित होते हुए चले आते हैं। यहाँ स्त्री अपने चारों ओर की स्थितियों से अनजान नहीं है, जिस प्रकार शकुंतला थी। अपने चारों ओर की स्थितियों से यह स्त्री अनजान नहीं है। अपनी स्थितियों को वह स्वयं संभाल न सके इतनी भी वह कमजोर नहीं है। वर्तमान स्त्री जो शकुंतला नहीं है, जैसे शकुंतला कहा गया है, वह इतनी कमजोर नहीं है कि अपने आप को स्वयं संभाल ना सके। वह रोती बिलखती हुई वह शकुंतला नहीं है। कविता की पंक्तियां कविता अंत तक आते आते कहती है, गर्भ में कहीं पलता है भारत जो, गर्भ में कहीं पलता है भारत जो, कहीं किसी मदर टेरेसा को सौंप कर, कहीं किसी मदर टेरेसा को सौंप कर कम्युनिटी सेंटर तो जाना ही होगा, कम्युनिटी सेंटर तो जाना ही होगा। मेरे ऋषिराज पिता बीमार रहते हैं, मेरे ऋषिराज पिता बीमार रहते हैं, पैसा वाह अल्लाह जुटाना ही होगा, पैसा वाह अल्लाह जुटाना ही होगा। यहाँ व्यावहारिकता का वह क्षेत्र यहाँ इस मिथक के उस लड़की में आकर के उभरता है जिस पर शकुंतला के मिथक को यहाँ इम्पोज करके दिखाया गया था। सनाम होती है वे स्त्रियां। अब यहाँ इसी बिंदु पर आकर के सनाम, इन कविताओं में उभर करके सनाम हो जाती हैं वे स्त्रियां जो अब तक अनाम थी। सनाम होती हैं वे स्त्रियां जो मिथकों के रूप में इस छवि को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और परंतु वे वास्तव में इन मिथकों के माध्यम से जाने कितनी अनाम स्त्रियां रचती गई थी, और इन मिथकों में से इन परंपरागत रूढ़ अर्थों को जब विस्थापित किया जाता है तो ये तमाम अनाम स्त्रियां यहाँ सनाम हो जाती हैं, और इनमें नए अर्थ ग्रहण हो जाती हैं। वह स्त्री जो हर काल में जीवन के खुरदुरे यथार्थों को झेलती खड़ी रही थी। ऐसी बात नहीं है कि जीवन के खुरदुरे यथार्थों को इसके पहले भी स्त्रियों ने झेला नहीं हो, लेकिन वह स्त्री जो जीवन के खुरदुरे यथार्थों को झेलती हुई खड़ी रही थी, वह संभवतः कहीं भी अपना स्पेस नहीं बना पाई थी या कहीं भी रेखांकित नहीं हुई थी। यही स्त्री अनामिका की कविता के केंद्र में है और इस प्रकार से उभरती है। इस कविता का एक दूसरा पार्ट भी हो सकता है जो वर्तमान भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थितियों की ओर और इसकी विडंबनाओं की ओर इशारा करता है। इसका समय इस
कविता के प्रकाशन का समय 2019 है। समय के शहर में शीर्षक इस संकलन से ये कविता जो है ली गई है। इसी प्रकार अनामिका अनेक मिथक रचती हैं और इन अनेक मिथकों को लेती हैं और इन मिथकों की पुनर्रचना करती हैं। कहीं भी किसी भी मिथक में या रामायण में सीता के वार्धक्य पर विचार नहीं है। सीता का वार्धक्य तो है ही नहीं। सीता का दुख सहन नहीं हुआ और धरती फट गई और वह समा गई थी, और जिस समय वह समा गई थी उसकी छवि हमेशा, उसका चेहरा हमेशा जवान चेहरा है। वार्धक्य को वहन करने वाली सीता संभवतः कहीं नहीं आई है। लेकिन अनामिका रचती हैं। अनामिका की संकल्पना में वह सीता आती है और उस सीता का वार्धक्य अनामिका अपनी कविता में रचती है। और पूर्णमिदम के माध्यम से कविता कहती है कि कवित्री इस बारे में कहती हैं कि सीता, रावण और छल, प्रेम, ये सब कुछ प्रवृत्तियां हैं जो कि हर काल में रहती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरकांड के उपरांत जो है वह खत्म नहीं होती है। और यहाँ कविता कहती है, कविता कुछ लंबी है इसलिए कविता के आशय को मैं यहाँ बता रही हूँ कि कोई दुख इतना बड़ा नहीं होता जो झेला ना जाए। ये एक रेखांकित वाक्य के रूप में यहाँ कविता में लिया जा सकता है, जो कि स्त्री के संदर्भ में अनामिका प्रयुक्त करती है। कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता है कि जिसे झेला ना जाए। लव और कुश की तरह जुड़वा ही पैदा होते हैं धरती पर सुख दुख। और इन कविताओं के बीच में अनामिका कई मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करती हैं। और सीता, लव कुश बड़े हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं, और सीता अपनी माँ पृथ्वी से कहती है, नहीं माँ, रहने दो, तुम हटो मत, मैं अपने अकेलेपन में ही ठीक हूँ। और उस अकेलेपन को, अपने अकेलेपन को भी वह जीती है और अपने ढंग से जीती है। ये नहीं कि अपने दुख के परिसमाप्ति के लिए वह माँ के भीतर समा जाए या किसी भी व्यवस्था के भीतर समा जाए। किसी व्यवस्था के अधीन माँ के भीतर समा जाना या माँ दुख से कातर होकर के माँ के पास चले जाना या माँ के भीतर चले जाना भी एक प्रकार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर ही संकेत करता है। लेकिन यहाँ कविता की सीता पृथ्वी में समाती नहीं है, माँ में समाती नहीं है, और वह कहती है कि मैं अपने वार्धक्य को अपने ढंग से जीऊंगी या जी रही हूँ। और यहाँ भली वही मेरी मटकी फूटी, इसका प्रयोग करती है। यह प्रयोग यहाँ पर कविता में कवयित्री लाती हैं। भली वही मेरी मटकी फूटी, मैं तो अब पानी भरन से छूटी। तो ये अपना एकांत एक रुद्र वीणा बजाते हुए यहाँ पर सीता व्यतीत करती है। वह रुद्र वीणा जो है वह सपनों के तार से निर्मित रुद्र वीणा और अपने ही द्वारा लाई गई लकड़ियों से निर्मित रुद्र वीणा को बजाती हुई वह अपने आश्रम में अपने वार्धक्य को, अपने अकेलेपन को वह जीती है। और वह उसका अकेलापन, उसका वार्धक्य रुद्र वीणा के तार की तरह बजता है। और यहाँ कवित्री की कल्पना है कि इसी समय रावण उसे ढूंढता हुआ पुनः आ जाता है और कहता है कि अब तो राम नहीं है, लव कुश की जिम्मेदारी भी नहीं है, तुम मुझे रुद्र वीणा सिखाओ, अब तुम मुझे रुद्र वीणा सिखाओ। इसका एक बहुत ही सटीक उत्तर है जो सीता द्वारा दिया जाता है। यह सटीक उत्तर संभवतः इस स्वत्व का, स्पेस का निर्माण करता है और एक नई अर्थवत्ता प्रदान करता है। सीता कहती है, कोई किसी और की रुद्र वीणा, कोई किसी और की रुद्र वीणा बजा सकता है क्या? कैसे भला बजा सकता है? कैसे कोई किसी और की रुद्र वीणा भला बजा सकता है कैसे? जितना भटक कर, सच ये है कि जितना भटक कर, रावण से सीता कहती है, जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक,
जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक, रावण कहता है कि मैं बहुत भटक भटक कर तुम्हारे पास पहुंचा हूं देवी, तुम अपनी रुद्रवीणा मुझे सिखाओ। तो उसका जवाब होता है कि जितना भटक कर तुम आए हो मेरे पास, उससे भी कई ज्यादा भटक कर मैं आज पहुंची हूं अपनी खुदी तक। जितना भटक कर तुम मेरे पास आए हो, उससे कहीं ज्यादा भटकते हुए मैं अपनी खुदी तक पहुंची हूं। और इस खुदी तक पहुंचना ही वास्तव में श्री का सनाम होना है, अर्थवत होना है, और इसे अपने अपने लिए अपना स्पेस खुद बनाना है। और वह सीता रावण से कहती है, यह जो कहती है वह वास्तव में यह भी एक रेखांकित करने योग्य वाक्य है कि खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद अपनी रुद्रवीणा गढ़ो। खुद अपनी लकड़ियां काटो, खुद अपनी रुद्रवीणा गढ़ो। अपने यानी जब भी स्वतंत्रता या अपना स्पेस अपने आप जब तक नहीं बनाया जाता है, तब तक वह अर्थवत नहीं होता है। अपनी लकड़ियां हमें खुद काटनी है। अपनी लकड़ियां हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप काटनी है, अपनी वीणा स्वयं बजानी है। यही उसका स्पेस रहेगा और यही उसकी अर्थवत्ता रहेगी। हम देखते हैं कि 21वीं सदी तक आते आते यहाँ ये बात हमें दिखाई भी देती है, और 21वीं सदी तक आते आते स्त्री के व्यवहार का क्षेत्र विकसित होता है, और जहाँ एक ऐसा स्पेस रचने की बात रचनाकार करते हैं कि अपनी बात को अपने ढंग से यहाँ पर कहते हुए स्त्री रचनाकारों ने यहाँ पर कविताओं के माध्यम से इसे वाणी दी है। अनामिका की कविताओं में यह स्पेस जो है वह मुखरित होता है, और इसके लिए वे विविध रूपकों का प्रयोग करती हैं, और सामान्य जीवन से ही वे रूपक लिए जाते हैं अक्सर, और इन्हें प्रभावशाली ढंग से वे प्रस्तुत करती हैं। उनकी एक कविता दरवाजा को मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूंगी, और कि दरवाजा उनकी कविताओं में किस प्रकार से आता है। मैं एक दरवाजा थी, मुझे इतना पीटा गया, मैं एक दरवाजा थी, मुझे इतना पीटा गया, जितना पीटा गया उतना ही मैं खुलती चली गई। यहाँ स्त्री का दरवाजा होना अपने आप में एक अर्थ देता है। खुलना, यहाँ दरवाजे का खुलना यहाँ पर गांठों का खुलना है, और उन गांठों के खुलने की ओर इशारा करता है। ये गांठें स्त्री के अपने भीतर के भी हो सकती हैं और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा निर्मित भी हो सकती हैं। साथियों, दरवाजा वो है जिसके खुलने के उपरांत व्यक्ति अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से भीतर भी आ सकता है। कविता इशारा करती है कि जितना स्त्री का दरवाजे के भीतर से बाहर जाना आवश्यक है, उतना ही उस दरवाजे से अपने भीतर तक आना भी अनिवार्य है। यानी अनामिका बार बार इस बात को कहती हैं कि अपने आप से उन्मुक्त होकर के बाहर जाना, और बाहर जाकर अपने आप को मुड़ करके अपने आप को देखना। जब हम अपने आप को बाहर जाकर के मुड़ करके अपने आप को देखते हैं, तभी हम पाते हैं कि हम ही नहीं हैं, मैं ही नहीं हूं, हम मेरे साथ बहुत से हैं जो कि मिल करके हम की सृष्टि करते हैं। या एक वह बहनापा निर्मित होता है जिसमें एक अनामिका नहीं, तमाम अनामिकाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार से सामान्य बातों को लेकर के अनामिका बड़ी सी बड़ी बातों को हमारे समक्ष रखती हैं। कमरधनिया उनकी एक कविता है जिसमें वे कहती हैं कि यानी दादियों नानियों के जमाने से चली आ रही एक उक्ति को वे यहाँ पर लेती हैं, जिसमें वो कहते हैं कमरधनिया जो कि स्त्रियां कमर में बांधती हैं और उनमें कई घुंघरू जैसे रुंझुन बंधे रहते हैं। और जब हम देखते हैं कि उत्तर भारत में अधिक हमें दिखाई देता है कि जब वे ओखल कूटती हैं,
क्या और तो ओखल कूटती हैं या छत कूटती हैं या हिल करके कोई काम करती हैं, तो वे कमर कमर में बंधी हुई ये घुंघरू जो है वो बजते हैं, छोटे छोटे रुनझुन झुनझुन वाले घुंघरू जो हैं वो बजते हैं और आवाज करती हैं। तो इसकी अपनी एक लय है, एक ताल है, और इस लय और ताल को वे आत्मसात करते हुए उसमें नए अर्थ भी भरती हैं। इतना भी धीरे क्या बोलना, यानी ये कहा जा रहा है स्त्री के संदर्भ में कि इतना भी धीरे क्या बोलना कि आप बोले और कमर धनिया सुने। तो ये कमर धनिया के माध्यम स्त्री स्त्री इतनी धीरे बोलती है, स्त्री को इतने धीरे बोलने की शिक्षा या तालीम दी जाती है कि वह अपनी बात को अपनी कमर धनी तक ही सीमित रखे। इससे बाहर जाने की बात जो है, इससे बाहर जाने की, अपनी आवाज को ऊंची करने की, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने की जो चाहत है, वो चाहत यहाँ पर अभिव्यक्त होती है। मुंह खोलो, बोले मुंह खोले जरा, कविता कहती है बोले मुंह खोले जरा, इतनी बड़ी तो नहीं है दुनिया। बोले मुंह खोले जरा, इतनी बड़ी तो नहीं है दुनिया कि कोई दुनिया की कोई जेल की आदमी की आबादी समा जाए। आखिर कहीं तो पहुंचेगी ये बात। तो इतनी बड़ी नहीं है दुनिया की कोई भी जेल इतनी बड़ी नहीं है कि दुनिया की सारी आबादी उसमें समा जाए। अर्थात तुम बोलो और तुम्हारे पास वाला नहीं सुनता या कोई नहीं सुनता है, इस डर से तुम इस विचार से तुम बोलना मत छोड़ दो। कोई तो है जो तुम्हारे बोलने को, तुम्हारी अभिव्यक्ति को सुन सकता है। इतनी बड़ी नहीं है दुनिया की कोई भी जेल कि समा जाए उसमें पूरी की पूरी आजादी। समा जाए जेल के भीतर झन झन झन, बोलेंगी हथकड़ियां जैसे बोलती हैं कमर धनिया। बोलेंगी हथकड़ियां जैसे बोलती हैं कमर धनिया। और इन हथकड़ियों, जैसे कमर धनिया मिलकर के कूटती हैं, जैसे कमर धनिया मिलकर के पीसती हैं और कमर धनियों की आवाज एक साथ गूंजती है, ठीक उसी प्रकार हथकड़ियों की आवाज भी जब गूंजेगी तो ओखल में बहुत कुछ है जो कि कुट जाएगा, बहुत कुछ है जो कि पिस जाएगा। इसको अनामिका अभिव्यक्ति देती हैं। और कविताओं में कविताओं के माध्यम से, कविताओं में कुछ मुहावरों के माध्यम से विशिष्ट अर्थों को संप्रेषित करने की जो कला है, वह अनामिका की अपनी अलग ही तरह, अनामिका को अन्य कवियों से अलग करता है, यह कहने में शायद संकोच न करना होगा। गृहिणी की डायरी जैसी कविताएं हैं जिसमें अनामिका एक सामान्य सी लगती हुई गृहिणी की दिनचर्या को व्यक्त करती हैं। और ये ऐसी एक सामान्य गृहिणी की डायरी में एक पूरा दिन दर्ज है, लेकिन वो दिन कहीं भी दर्ज नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि तमाम चाहते उसमें दर्ज नहीं है, उसके कोई भी सपने वहां दर्ज नहीं है, उसकी अपेक्षाएं उसमें दर्ज नहीं है। दर्ज है तो कुछ क्रियाएं मात्र उसमें। वहां सुबह उठते ही उसे लगता है कि उसे चाहिए चाह में एक श्लेषार्थ को रखते हुए कवियत्री यहाँ चाय और चाह को एक साथ प्रस्तुत करती हैं और संभवतः श्लेषार्थ के साथ उसे दर्ज करते हुए उसे पहचानने की जिद भी करती हैं। यहाँ कविता की पंक्तियां हैं, टीवी में क्रिकेट का खेल, रात या फाइलें, लंबी उबासी, फील पांव दबाती ठंडी उदासी, पानी में डिस्प्रिन की टिकिया सा घुलता है चांद, बाहों की मांद और जंगल, सांसों के दावानल, चील सी झपट जाती है मरे हुए सांपों पर नींद। सर्वसाधारण सी लगने वाली यह दिनचर्या बहुत कुछ संप्रेषित कर देती है। जो कुछ वह करती है उसे कहीं भी, एक गृहिणी जो कुछ भी करती है उसे कहीं कोई नाम नहीं दिया गया, उसके काम का कोई नाम नहीं है, पर कविता उसमें अर्थ भरती है। कविता उन बेचैनियों को स्वतः वहन करती हुई पाठकों तक पहुंचती है। स्त्री
क्या उस इस स्त्री का कोई पेशा नहीं है, उसके पेशे का कोई नाम नहीं है, उसके कार्यों का कोई नाम नहीं है, लेकिन कविता उसे उसकी इच्छाओं को, उसकी अपेक्षाओं को संप्रेषित करती है। अनामिका की बहुत सी कविताएं, मेरे ख्याल से बहुत समय मैं ले रही हूँ, एक दो कविताओं का और जिक्र करते हुए समाप्त करूंगी। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की निर्मित होती है और उसके माध्यम से अधिक सुदृढ़ और कॉन्क्रीट पुरुष सत्ता निर्मित होती है। स्त्री को साधते हुए पुरुष बनाए, स्त्री को साधा जाता है लेकिन पुरुष बनता है। अनामिका की सुप्रसिद्ध कविता है बेजगह। अपने जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। और कविता, ये कविता संभवतः सभी के लिए परिचित है, इसलिए मैं इसका पाठ नहीं कर रही हूं। हम देखते हैं कि किस प्रकार कविता कहती है कि ये बचपन से ही जब संस्कृत के टीचर अन्वय करते थे श्लोकों का, तब से ही लड़कियां अपने स्थान पर जम जाती थीं। यह अन्वय करना वास्तव में स्त्री की हर प्रक्रिया, हर क्रिया का, हर इच्छा का, हर उसके हृदय के अंतरतम के हर तंतु का डिकोड किया जाना है। और वो डिकोड करने की प्रक्रिया, वो डिकोड करना भी पुरुष भाषा में होता है, वह पुरुष भाषा में ही वह डिकोड की जाती है। कविता बहुत कुछ बयान करती है कि किस प्रकार से बचपन से ही एक स्त्री किस प्रकार बनाई जाती है, और यानी और एक पुरुष किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष का वर्चस्वशाली व्यक्तित्व पुरुष पर थोपते हुए नहीं, वरन हम देखते हैं स्त्री के माध्यम से बनाया जाता है। पाठों में आज भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे बहुत सी नन्हे नन्हे बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में इसी प्रकार की पंक्तियां मिलती हैं। राधा पाठशाला जा, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा बिस्तर बिछा। ये गढ़ने की जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये कविता आप सभी के लिए परिचित है इसलिए मैं इस पर नहीं आ रही हूँ, लेकिन ये तमाम स्थितियां जो हैं हम आज भी देखते हैं। आज जो हमारे यहाँ मलयालम की जो सुप्रसिद्ध फिल्म काफी प्रसिद्ध हुई थी, द ग्रेट इंडियन किचन, इस ग्रेट इंडियन किचन से इस कविता को जोड़ करके यदि देखा जाए तो ये एक मतलब एक सार्थक पाठ इसका प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी काफी यहाँ इससे बाहर निकलने में, क्योंकि अंत कविता का अंत होता है, यहाँ कविता घर छूटे दर छूटे रह गए कुछ लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे छूटे वे भी छूटे छूटती गई जगहें, लेकिन कभी तो नील कटर कंखियों में फंसे रहने का एहसास नहीं हुआ। यह छूटना द ग्रेट इंडियन किचन में भी यह छूटना ही है जो अभिव्यक्त होता है। अपने आप को किस व्याख्या के लिए किसी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की उस बाध्यता से, उस मतलब इस प्रकार प्रस्तुत करने की उसकी मजबूरी से मुक्त होना ही वास्तव में यहाँ मुक्ति के सवाल के रूप में यहाँ कवियत्री उठाती हैं, और स्त्री के संदर्भ में वह स्पेस की बात करती हैं। स्त्री को बचपन से ही हम देखते हैं कि सिखाया जाता है कि उसकी कामयाबी का मापदंड क्या है, उसकी कामयाबी का मापदंड क्या होता है, यह उसको बचपन से ही सिखाया जाता है। एक तरह से कहा जाए कि तो घुट्टी की तरह घोल करके उसे पिलाया जाता है, और वह अनंतर बाद में वह उसकी संकल्पना में, उसके लिए एक थोपे गए किसी नियम या कानून की तरह नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक चीज यह होती है कि स्त्री की संकल्पना में वे सारी बातें घुलने लगती हैं और घर कर जाती हैं, और उसकी जो पहचान हो जाती है इन्हीं बातों से, वह अपनी पहचान को इन्हीं बातों से मानने लगती है। और ऐसे में एक द्वंद्व पैदा, और ये द्वंद्व कहाँ पैदा, और एक द्वंद्व पैदा होता है, यह द्वंद्व कहाँ पैदा होता है। स्त्री को एक ज्ञान दिया जाता है, यह ज्ञान एक सत्ता द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है, और जबकि स्त्री का अनुभव इस ज्ञान से भिन्न है। यहाँ जीने वाली हर स्त्री यहाँ जब महसूस करने लगती है, अपने भीतर को महसूस करने लगती है, अपनी शून्यता से बाहर आने लगती है, तब स्त्री अपने अनुभवों को जानने लगती है, तब उसे यह द्वंद्व महसूस होता है। उसे लगता है कि उसका 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 अनुभव और वह ज्ञान जो उसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा प्रदान किया गया, इसका समीकरण कहीं भी संतुलित नहीं हो रहा है। इस अवस्था में जीने वाली स्त्री
बहुत से तनावों से गुजरती है। इन तनावों को कवियत्री इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं। संभवतः इस जैसे हम ग्रेट इंडियन किचन की बात करती हैं, तो यही तनाव है जिसे कि वह फिल्म के आरंभ में श्री महसूस करती है। इस तनाव को यहाँ, यानी हर वो सीख जो कि उसे दी गई थी, हर वो सीख जो उसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मिली, वह उसके अपने अनुभव से विपरीत है। और इस अनुभव से यहाँ यानी यहीं से एक बेचैनी प्रारंभ होती है, और यह बेचैनी उसकी अस्मिता की पहचान है, और सत्ता प्रदत्त ज्ञान को या एक सत्ता के द्वारा की गई कंडीशनिंग को वह वहां पर तोड़ना चाहती है, और तोड़ती हुई बाहर आना चाहती है। और ये ऐसे ऐसी स्त्रियां जो हैं अनामिका की कविता में उभर करके आती हैं। इस तरह की बहुत सी कविताएं हैं। अनामिका की कविता पर बात करते हुए लगता है कि किसे छोड़ा जाए, किसे मतलब कहा, किसके बारे में कहा जाए। एक स्त्री का राजकीय प्रवास, जिसमें स्त्री बहुत ही छोटे बिंब के माध्यम से सॉरी अभिव्यक्त होता है कि होटल का वो कमरा जिसका दरवाजा बंद करने पर बत्ती जलती है, बहुत अर्थ देता है। इसकी व्याख्या और अधिक विस्तार से हो सकती है। और बहुत दूसरी बात ये देखी गई है कि बहुत सी स्त्रियां हैं जो कि जिनका आम तौर पर हम जीवन में विषय जो कि दृष्टि में नहीं आती, जो महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं, लेकिन अनामिका की कविताओं में वे महत्वपूर्ण हैं, और पूरे बहनापे के साथ वे उन कविताओं में अवतरित होती हैं। उनमें से एक है मौसियाँ। और भी बहुत सी कविताएं हैं जिनमें इस प्रकार की स्त्रियों को मौसियाँ हैं। मौसियाँ जो झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं बालों के उलझे हुए बाल, और उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए वे सुलझा रही होती हैं बहुत सी गुत्थियाँ। और ऐसी ऐसी जो मौसियाँ जो हमें अपने आसपास मिलती हैं, ये मौसियाँ, कविता कुछ लंबी सी है, और ये मौसियाँ जिनका संभवतः कोई अर्थ कोई नहीं जानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन ये मौसियाँ हमारे समाज में बहुत अर्थ रखती हैं। और कविता का अंत होता है कि 20वीं सदी की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़ कर अपने जीवन की कुछ जरूरी चीजें। 20वीं सदी की कूड़ा गाड़ी जिसे लेती गई, आज की हमारी कूड़ा गाड़ी जिसे लेती गई, जिस सामाजिकता के जिस अंश को लेती गई, उसमें हम देखते हैं कि जीवन की कुछ जरूरी चीजें थीं। मौसीपन, बुआपन, चाचीपन, अम्मागिरी, सारे भवन की, ये सब वे ये सब स्त्रियों की, ये सब स्त्रियां हैं, ये अम्माएं, ये बुआएं, ये चाचियां, ये मौसियाँ, ये सब हैं। ये जो प्रेम है, इस प्रेम से ही अनामिका मानती हैं कि इस प्रेम से ही सामाजिकता बनती है, या यह प्रेम ही है, यह निस्वार्थ प्रेम, यही है सामाजिकता का आधार। और इसका चुक जाना वास्तव में समाज का चुक जाना है। यह प्रेम जहाँ चुक जाता है, वहाँ समाज चुक जाता है। समाज में जब मौसियाँ गायब होती हैं, जब बुआएं गायब होती हैं, जब चाचियाँ गायब होती हैं, अम्मापन मौसीपन गायब होता है, तो क्या गायब होता है? गायब होता है वह बहनापा जो स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बहनापे का विलुप्त हो जाना वास्तव में स्त्री के लिए बहुत ही खतरनाक भी है। और बहुत सी कविताएं हैं, जैसे अनामिका की बहुत चर्चित कविता है स्त्रियां। और जैसे पढ़ा गया हमको ये कविता भी सभी के लिए मैं समझती हूँ परिचित है, कि वहाँ मांग की जाती है कि हमें पढ़ो किसकी तरह, जैसे तुम पढ़ते हो पढ़ाई के बाद सबसे पहला विज्ञापन जो आता है उसे पढ़ते हो, उस तरह से पढ़ो, हमें सुनो, जैसे मतलब सुनी जाती है अनहद की तरह। अनहद जिस प्रकार से सुना जाता है, उधर उसे सुनने की बाद यहाँ ये कविता यानी स्त्रियां कविता मांग करती है कि स्त्री को जो स्पेस प्रदान किया जाना चाहिए उस स्पेस को प्रदान करना ही होगा। स्त्री को जिस अर्थ में समझा जाना चाहिए उसे समझना ही होगा। यहाँ स्त्री को जो नाम दिया जाना चाहिए वह नाम
उसे देना ही होगा, और इस तरह से इससे बाहर निकल करके, और जो अर्थहीनताएं इन तमाम क्रियाओं, तमाम स्पेसों और तमाम प्रक्रियाओं में जो भरी हुई होती हैं, उन सभी को विस्थापित करते हुए एक नया अर्थ स्थापित करने की बात करती हैं। और कवित्री कहती हैं, बख्शो हमें परम पिताओं बख्शो हमें, अब हमें बख्शो, यानी अब हमें वो होना है जो हम स्वयं हैं। हमें वो अर्थ नहीं चाहिए जो जो इसमें भरे जाते हैं, जो हमारी सोच में, हमारी संकल्पना में भरे जाते हैं। अंतिम रूप से अनामिका की एक कविता को यहाँ पढ़ती हुई मैं अंत तक आना चाहूंगी। धीरे धीरे अनामिका की जो कविता है, इसमें वो कहती हैं, धीरे धीरे छूट रही हैं। यहाँ आशावान है अनामिका। उनको जिस कॉन्क्रीट की बात कही थी, उसमें कम से कम दरार पैदा हो रही है। जैसे कात्यायनी कहती हैं, जो दिख रही हैं वे दरारें ही तो है ना, दुर्गति कहने की बात कहती हैं। यहाँ अनामिका कहती हैं, धीरे धीरे छूट रही हैं जगहें, बढ़ना सिमट आना है वापस भी अपने भीतर, बढ़ना सिमट आना है वापस अपने भीतर, पौधा पाती फैलाता बच जाता है बीज भर, अचरज में फैली आंखें बचती हैं बस बूंद भर, छूट रही हैं पकड़ से अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे, छूट रही है पकड़ से अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे, किसी कल का मेल से धड़धड़ाकर सामने से आ जाते हैं शब्द निकल, एक पैर हवा में ऊपर उठाए गठरी ताने बिल्कुल अबाक खड़े रहते हैं गंतव्य, मुक्ति मुक्ति है यह, मुक्त होती स्त्रियों का बिगुल बजाने में अनामिका यहाँ पर समर्थ होती है। अनेक कविताएं, अनेक इसमें अनेक चरित्र, अनेक घटनाएं, अनेक प्रक्रियाएं, अनेक छोटी 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 चीजें, ये सब अनामिका की कविता में सिमट करके उसे नए अर्थ के साथ हमारे सामने रखते हैं। कविताओं का चुनाव करते समय किन्हें चुना जाए, किन्हें छोड़ा जाए, ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा है, क्योंकि हर कविता अपने ढंग से कुछ न कुछ कहती है। दादी का जंपर पहनने वाली लड़की है इसमें, तो कहीं माथे को सहलाते हुए वह खुरदुरी हथेली है जिसकी कोमलतम और शीतलतम छुवन है। मौसियां हैं, एक दूसरे की जुएं निकालने वाली स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का बहनापा है। आदिवासी स्त्रियां हैं, अनब्याही औरतें हैं, इन सब की तमाम भावनाएं हैं, इन सब के अंतर जगत के बहुत से तंतु हैं जो कि आड़े और तिरछे बिछे हुए हैं। इन तमाम चरित्रों, ये जो तमाम चरित्र हैं, वे संभवतः अपने नाम से वंचित ही रहे हैं, अर्थात अपनी पहचान से वंचित ही रहे हैं। अनामिका इन्हें अर्थवत्ता प्रदान करती हैं। वास्तव में अनामिका की कविता बदकही की ही कविता है, बदकही की कविताएं ही हैं अनामिका की कविता। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस कवियत्री की कविताई से, इस कवियत्री की कविताई को परखते हुए, उसका रस लेते हुए और उनकी कविताओं से गुजरते हुए हम अपने मन की भाषा में निश्चित रूप से कह सकते हैं, जब हम कहते हैं तो इन दोनों श्लेषों को समेट, यह पंक्ति दोनों अर्थों को श्रेष्ठ रूप में समेटता है, और निस्संदेह अनामिका सार्थवती बभूवा। धन्यवाद।